हम लोग चैप्टर सावरे सपनों की याद पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम उनके लेखक ज़ाबिर हुसैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़ाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनी राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। वो किसके प्राध्यापक रहे? अंग्रेजी भाषा के और साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, कब उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग लिया? 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो 1977 में जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया तब वो मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। मतलब 1995 से हैं। देखिए, जब भी ये पार्ट लेखक के बारे में लिखा गया है, लेखक की जो अबाउट द राइटर लिखा गया है, ये जब भी लिखा गया तब वो सभापति थे। ओके, अब हम लोग आते हैं। ज़ाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। हिंदी में भी, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में, इन तीनों भाषाओं में उनका समान अधिकार के साथ वो लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी, मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत बड़ी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनैतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी किसमें, मतलब उन्होंने बहुत सारी डायरियाँ लिखी हैं, इसमें उन्होंने आम आदमी के संघर्ष को बताया है और विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? डायरियाँ लिखी हैं जो कि बहुत चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। ज़ाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग की बुक में दिया है। वही अनुभव जो है अपनी प्रस्तुति शैली में शिल्प है और नवीन है, शिल्प में नवीन है। शैली और शिल्प में क्या है? नवीन है। बहुत ही उन्हें जो भी लिखा है बहुत दुख में लिखा है, तो हम लोग को भी पढ़ के दुख होगा, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में, कब लिखा गया? जून 1987 में। ओके, तो प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है, ठीक है। देखिए, सालिम अली की प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कहाँ लिखा गया है? डायरी शैली में लिखा गया। एक क्या है? संस्मरण है, क्योंकि लेखक ने उनके बारे में स्मरण करके लिखा था। उनकी मृत्यु के बाद लेखक ने उनके बारे में स्मरण करके उनके बारे में लिखा, जो उन्होंने चीज़ें करी वो लिखा, जो उन्होंने हमारे प्रकृति और पक्षियों के लिए किया वो लिखा। उन्होंने उन सबका स्मरण करके लिखा ना, इसलिए संस्मरण है ये। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, जो भी उनको दुख हुआ सालिम अली की मृत्यु से, और अवसाद को लेखक ने सावरे सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। इस चैप्टर में वो दुख और अवसाद व्यक्त किया है राइटर ने, ठीक है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्रण प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब ऐसा पार्ट लिखा है कि आप पढ़ेंगे चैप्टर को और आप में उनकी एक इमेज बन जाएगी कि वो ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है। ऐसा पार्ट होता है, तभी हम कहते हैं व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट को और हम लोग को दिमाग में उनका एक व्यक्ति चित्र बन जाएगा कि वो ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। जो उन्हें भाषा यूज़ करी है वो हमारे दिल को छूती है, जो भी अभिव्यक्ति की शैली जो है दिल को छूती है, क्योंकि भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सावरे सपनों की याद। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावरे सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। वो कहते हैं, देखिए सुनहरे परिंदों, क्योंकि जो
सालिम अली थे वो एक, मैं आपको बताती हूँ कि वो एक पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी थे। पक्षी और प्रकृति से उन्हें बहुत प्यार था। ठीक है, तो उन्हें अपना पूरा जीवन पक्षियों और प्रकृति में समर्पित कर दिया, उनके लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो वहीं लिखा है सुनहरों, तो यहाँ पे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, यहाँ पे राइटर लिखता है, ठीक है, कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। सुनहरे परिंदों, यहाँ पे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों, जो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर कौन सवार है? सालिम अली। ओके, एक हुजूम जो कि मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, जो कि जिनकी अभी मौत हो गई है, और वो तो वहीं लिखा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, कौन सवार है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर? एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। वो अपनी मौत की खामोश वादी की तरफ जा रहे हैं। वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। वो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार है, सांवले सपनों का एक हुजूम है, ठीक है, जो कि मौत की मतलब शमशान की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, शमशान वो जा रहे हैं। ठीक है, सुनहरे परिंदों पर सवार होकर कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है? क्या कोई इनको रोक सकता है? और नहीं कोई इनको टोक सकता है। ठीक है, ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जो ये हुजूम है, जो ये भीड़ है, इसमें आगे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली चल रहे हैं आगे आगे। तो वही कह रहा है कि इस हुजूम में आगे आगे कौन चल रहा है? देखिए, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानियों की तरह मतलब टूरिस्ट मतलब वो टूरिस्ट थे ना, मतलब वो टूरिस्ट वो पक्षियों के लिए अलग अलग जगह जाते थे, वहाँ पे घूमते थे, वहाँ पे देखते थे उनको, उनके बारे में खोज करते थे। तो वो एक टूरिस्ट ही थे, आप कह सकते हो कि हाँ टूरिस्ट थे। तो इस हुजूम में आगे के चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, टूरिस्ट की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। ठीक है, सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। तो ये कह रहे हैं कि इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं कौन? इस भीड़ में। ठीक है, जो भी भीड़ है इसमें आगे के चल रहे हैं सालिम अली, और उन्हें अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, टूरिस्ट की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाएं। पर अब वो जो सफ़र वो कर रहे हैं वो उनका अंतहीन सफ़र है। इस सफ़र का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सफ़र जो है वो उनका अंतहीन सफ़र है। ठीक है, ये उनका आखिरी सफ़र है, आप ये कह सकते हो। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। मैंने कहा था ना कि ये सफ़र क्या है? पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव का माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। ठीक है, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से उनका, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। सालिम अली को बिल्कुल भी भीड़ भाड़ और ये सब पसंद नहीं था। वो पक्षियों के साथ ही रहते थे, प्रकृति के साथ भी ज़्यादा वक्त बिताते थे। तो वही लिखते हैं कि भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन मतलब क्या है? समा जा रहे हैं, प्रकृति में समा जा रहे हैं। उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, समा रहे हैं। देखिए, जो ज़िंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जो ज़िंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत
हरारत मतलब गर्माहट, ठीक है। तो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए, हम कोई भी चाहे कि उनको अपना दिल की धड़कन दे दे या अपने जिस्म की हरारत दे दे, तो ये मुमकिन है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कोई दे दे, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसे इसमें कि जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। पहली बात, कोई दे नहीं सकेगा, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। उनको लगता है कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई भी सोए हुए पक्षी को, देखिए अब उनको जो राइटर है उनको ये भी लगता है कि सालिम अली की तरह कोई और इंसान, कोई और ऐसा इंसान नहीं है जिसमें या फिर होगा जिसमें पक्षी और प्रकृति के लिए इतना प्रेम होगा। तो फिर वो ये भी सोचते हैं कि पक्षी और प्रकृति का क्या होगा आगे चलकर, है ना। तो वही वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा किसी, कि उनको नहीं लगता कि कोई भी इस सोए हुए पक्षी को, मतलब पक्षी और प्रकृति के लिए कुछ आगे करना चाहेगा। या फिर जैसे अब तो सालिम अली नहीं रहे, है ना, तो अब वो तो नहीं है, पर जो उनको नहीं लगता कि कोई भी अपने मन में अपने मन में ये सोचेगा कि उसे बड़ों के पक्षियों के लिए करना है। कोई भी नहीं सोचेगा, सोए हुए पक्षी को जगाना कोई नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, क्या कहा था, देखिए, कि लोग पक्षी को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ठीक है। पक्षियों, देखिए हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं अपने नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते से हम लोग ने देखा कि ये पेड़ यहाँ पे लगा है, जंगल में लगा है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम इसे घर में ले जाएंगे, अपने गमले में लगाएंगे। हम लोग ये नहीं सोचते हैं उनके लिए कि यहाँ पे उनके लिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे जंगल है पूरा उनके लिए, यहाँ पे उनको और अच्छा सब मिलेगा, पानी वानी सब अच्छे से मिलेगा। पर हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम लोग उसको अपनी तरीके से देखते हैं। हमने देखा कि कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है, हम सोचते हैं कि हम उसे पिंजरे में बंद कर दें। हमने कभी उस चिड़िया होके नहीं देखा कि अगर हम चिड़िया होते तो हमें खुले आसमान में रहना पसंद होता, है ना। तो वही वो कहते हैं कि सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पक्षियों को भी आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह से, देखिए फिर से पढ़ती हूँ मैं इस पैराग्राफ को। वर्षों पूर्व को सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। जैसे जो जंगल हैं, जो पहाड़ हैं, जो झरने हैं, जो आबशारों हैं, उनको हम लोग, जो इंसान हैं, वो प्रकृति को किस नज़र से देखते हैं, एक आदमी की नज़र से, उसकी नज़र से नहीं देखते। अगर आप खुद सोचिए, अगर हम कोई पेड़ होते, तो अगर हम एक इंसान होके भी पेड़ की तरह सोचें, तो क्या कोई पेड़ चाहेगा कि उसको वहाँ से कोई भी छोटा भी गमला चाहेगा, कोई भी छोटा भी प्लांट चाहेगा कि उसको वहाँ से उखाड़ लिया जाए जंगल से और उसको किसी के घर लगा दिया जाए? नहीं चाहेगा। हम उसको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, बल्कि कोई और नज़रिए से देखते हैं। हम आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? देखिए, इस समय तो कोई सुनता भी नहीं, कोई ध्यान तक नहीं देता इन पे, है ना। तो वही राइटर ने लिखा है कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कोई नहीं करता इस समय, है ना। किसी के पास वक्त नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, सब अपनी अपनी
जगह अपने अपने एम पे लगे हुए हैं, पर कोई नहीं ध्यान देता इन चीज़ों पे, और कोई सोचता भी नहीं। वही ठीक है, कोई नहीं सोचता। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ को मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? नहीं, हम आम आदमी, हम लोग जैसे कोई नहीं महसूस करता है। ये सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, है ना। तो पर यहाँ पे लिखा है ये जो एहसास है, एहसास ही ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पर जो सालिम अली थे वो ये महसूस करते थे, ठीक है। वो क्या महसूस करते थे? मधुर संगीत पक्षियों का सुनते थे वो, और अपने अंदर एक रोमांच महसूस करते थे, उत्साह महसूस करते थे, ठीक है। एहसास के लिए ऐसा ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सालिम अली हैं वो एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक, एक वहाँ पर वो एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पे जन्म मतलब वहाँ पे वो पले थे, बड़े हुए थे, और उन मिथक का नाम क्या है? सालिम अली, ठीक है। मिथक मतलब एक अनजान व्यक्ति, पर जन्मे एक अनजान व्यक्ति का नाम है सालिम अली, ठीक है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। अब राइटर कह रहे हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शेख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। देखिए, नदी का सांवला पानी क्यों था? जब मेघनाथ को जो आपने देखा होगा, देखिए, जब हम लोग नदी का सांवला पानी देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा जो भी हमारे इतिहास में लिखा था, जो भी हमने पढ़ा था, वो सब हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कृष्ण जी का यहाँ पे वास हुआ था, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर देखिए, वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हमें पूरा जो हमने पढ़ा था वो सारा घटनाक्रम हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा, हमें याद आ जाएगा कि हाँ, मतलब कृष्ण जी यहाँ पे हैं, रहते थे और रहते हैं अभी भी, ठीक है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अब वो कहते हैं कि जब एक पतली गलियों से भीड़ आएगी नदी की ओर, तब उनको लगता है कि अचानक से उस भीड़ को चीर कर कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी को कदम थम जाएगा। बंसी की आवाज़ बजाएगा और सब लोग थम जाएंगे और देखेंगे कौन है आखिर वो, ठीक है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं। आज भी कोई जाएगा तो वो आज भी कहेगा कि हाँ, कृष्ण जी वहाँ हैं, है ना। वहाँ पे ऐसा महसूस होता है हम लोग को, वहाँ जाके ऐसी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वहाँ पे होती हैं ऐसी चीज़ें। तो इस आखिर हमको राइटर ने ऐसा क्यों दिया ये एग्जाम्पल पूरा? इसलिए दिया है कि जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो हमें कृष्ण जी की याद
कृष्ण जी की याद आ ही जाती है। वैसे पक्षी और प्रकृति की जब बात होगी तब सालिम अली का नाम आएगा ही आएगा। उनने इतने ऐसे काम किए, उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों और प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया है। तो वही कहते हैं, जैसे वृंदावन का जब नाम आता है तो फिर कृष्ण जी का नाम आता है, वैसे ही जब भी पक्षी और प्रकृति का नाम आएगा तब सालिम अली का भी नाम आएगा। अब देखिए, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, अनजान व्यक्ति, ठीक है, अनजान व्यक्तित्व की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया, उन्हें बताया कि जो सालिम अली थे वो कमज़ोर काया वाले कमज़ोर काया के थे, ठीक है, वो इतने हेल्दी नहीं थे, ओके। कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। क्षति मतलब 100 वर्ष होने में थोड़े ही दिन बच रहे थे, मतलब थोड़े ही सालों में वो 100 वर्ष के हो जाते। संभव है लंबी यात्राओं की थकान, संभव है ये कि लंबी यात्राएं वो करते थे, उसी थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो क्या देखिए, जब वो कमज़ोर के कर दिया, देखिए जब वो पूरे दिन वो क्या करते थे, वो यात्रा करते थे, पक्षी और प्रकृति में अपना जीवन समर्पित उन्हें पूरा कर दिया और उनको ही ढूंढते उनकी खोज में वो अपने पूरा जीवन लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, क्योंकि वो इतनी यात्राएं करते थे, क्योंकि पक्षियों और प्रकृति को जानने के लिए कोई घर, कोई बुक्स नहीं पढ़नी है उनको, है ना, उनको जाना है जंगलों में, उनको वहाँ पे देखना है, उनको वहाँ पे दूरबीन से देखना है पक्षियों को, उनको समझना है, ठीक है, एक पक्षी की तरह उनको देखना है, एक इंसान की तरह नहीं। तो वो घर बैठ के कोई कॉपी बुक पढ़ के नहीं होगा, उनको जाना पड़ेगा, है ना। तो वही लिखा है कि क्या लिखा है, देखिए, संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया, वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाए, वो इतने पक्षी प्रकृति से प्रेम करते थे कि उनकी खोज में उन्हें अपना जीवन व्यतीत कर दिया और अपनी सेहत का वो ध्यान नहीं रख पाए, और उसी वजह से उनकी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी, ठीक है, बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों में से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। अंतिम समय में भी जो मौत है उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। अपने अंतिम समय तक वो, जब उनको कैंसर भी हो गया, फिर भी वो जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, चल नहीं पाते, फिर भी वो अपने घर में बैठे हुए भी अपने आँखों में दूरबीन लगाते हुए देखते ही रहते थे आसमान में। वो दूरबीन क्यों लगाए रहते थे पूरे समय, ताकि उनसे कोई पक्षी छूट ना जाए या कोई प्रकृति का कोई भी चीज़ उनसे छूट ना जाए, ठीक है। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। जो उनकी बीमारी जो थी, या फिर उनकी जो मौत, या फिर जो उनका अंतिम समय था, अंतिम समय तक उनकी मौत उनकी आँखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित था उनका, ठीक है। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन, जो उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन थी, उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, उनकी मौत के बाद ही तो उनकी जो आँखों में चढ़ी दूरबीन थी वो उतरी थी। उन जैसे वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, उन जैसा वर्ल्ड वॉचर
शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। तो एकांत मतलब थोड़े क्षणों में उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया है, मतलब बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़र थी, ठीक है, उनमें भी कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था, जो राइटर ने कहते हैं कि सालिम अली की नज़रों में कुछ ऐसा जादू था कि प्रकृति को अपने घेरे में वो बांध लेते हैं। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, ठीक है। वो ऐसे नहीं थे ऐसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अरे ये हमने कभी, आप लोग भी जाते हो तो आप लोग उस वहाँ की प्रकृति को देखो कायल हो जाते हो। पर जो सालिम अली है, राइटर कहते हैं कि प्रकृति देख के प्रकृति सालिम अली को देख के कि उनके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके लिए कि सालिम अली उनके लिए पक्षियों के लिए और प्रकृति के लिए इतना प्रेम करते हैं उनसे, है ना, और उनका संरक्षण कर रहे हैं। इन सबको देख के प्रकृति भी उन पे कायल हो जाती है। वो नहीं होते ठीक है, उनके प्रभाव, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वो हर तरफ उनके लिए प्रकृति में उनके लिए हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। देखिए, वही रहस्य को जानने के लिए, क्योंकि वो दूरबीन ज़्यादातर लगाए रहते थे अपनी आँखों पर, ताकि उनसे प्रकृति का कोई भी रहस्य छूटे ना, वो सब जान सकें, सब समझ सकें, ठीक है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। ये भी जो दुनिया थी अपने लिए बहुत मेहनत से गढ़ी थी। पक्षियों को समझना, उनकी बातों को समझना, ये सब उन्होंने बहुत मुश्किल से किया था, क्योंकि कहीं बुक्स में नहीं लिखा था कि आप चिड़ियों को ऐसे समझ सकते हो, पक्षियों को ऐसे समझ सकते हो। वो जो भी ने किया अपनी मेहनत से किया, ठीक है। जो भी ने दुनिया बनाई अपनी मेहनत से बनाई। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी, ठीक है। कि इस दुनिया को गढ़ने में किसने उनकी हेल्प करी थी? तहमीना ने, ठीक है। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। क्या रही थी? सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली किसके मालिक थे? वो ढेर सारे अनुभवों के मालिक थे, ठीक है। सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। देखिए क्या हुआ था साइलेंट वैली, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वो इसलिए गए थे क्योंकि सालिम अली को लग रहा था कि देखिए अगर रेगिस्तानी की हवा आ रही थी, जब गुस्सा आती तो सारे पक्षियों मतलब सारी पक्षी वहाँ से उड़ के चले जाते और वहाँ की जो हरियाली है वो सब चली जाती ना। तो फिर वही कहते हैं कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय। चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे। तो सालिम अली साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाने के लिए किससे मिले थे? चौधरी चरण सिंह से। वे जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। जो चौधरी चरण सिंह थे वो जानते थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जिसे समझते थे। ओके, तो वही कहते हैं कि जो प्रधान चौधरी साहब थे वो गांव में रहते थे। पहली बात है वो गांव में रह चुके थे, ठीक है। गांव में भी पले भरे थे चौधरी साहब। तो वो जानते थे कि प्रकृति
प्रकृति का संरक्षण करना कितना ज़रूरी है, पक्षियों का संरक्षण करना कितना ज़रूरी है। तो चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी के पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। जो सालिम अली ने उनको बताया, जो चित्र उनके सामने प्रस्तुत करा, उससे क्या हुआ, उससे जो चौधरी चरण थे उनकी आंखें नम हो गईं। ठीक है, आज सालिम अली नहीं है, भले ही आज सालिम अली नहीं है, आज सालिम अली हमारे बीच नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं और ना ही चौधरी साहब हैं। अब लेखक कहते हैं ना ही सालिम अली है और ना ही चौधरी साहब है, ना ही जैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे वहाँ। ठीक है, कौन बचा है? कोई नहीं बचा जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अब ना ही सालिम अली हैं, ना ही चौधरी साहब है, तो अब इस प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण कौन करेगा? कौन इनको बचाएगा? कौन इनको लुप्त होने से बचाएगा? है ना। तो जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कौन उनको बचाएगा? कौन उन पक्षियों को बचाएगा? कौन उन पेड़ों को बचाएगा? कौन इन पेड़ों को, प्रकृति को बचाएगा? कि अब ना ही तो सालिम अली हैं और ना ही चौधरी साहब उनके जैसे प्रधानमंत्री रहे हमारे बीच। ठीक है, तो नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाली पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी, इसका नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद। अब लेखक को एक और चीज़ याद आती है जो उसने, क्योंकि डायरी लिखी थी उन्होंने, तो मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, तो देखिए D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम है फ्रीडा लॉरेंस। ओके, फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, वो चाहती तो बहुत सब बता सकती थी ना, पर उन्होंने क्या कहा देखिए, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। कहती हैं कि मेरे लिए कुछ भी लिखना लॉरेंस के बारे में असंभव सा है। अब क्यों? मुझे महसूस होता है, कहती हैं कि मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जो छत पर बैठने वाली गौरैया है, वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। वो लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा बहुत सारी बातें जानती है और मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। वो कैसे थे जो लॉरेंस थे, बहुत ही खुले और सादे दिल आदमी थे। ओके, मुमकिन है लॉरेंस मेरी वो कहती हैं कि जो लॉरेंस थे बहुत ही खुला और सादा दिल आदमी था। कहती हैं कि भले ही लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पहचाना। पर उनके लिए कितना मुश्किल है कि वो अपने अनुभवों को उनके लिए शब्दों में बता सकें। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। वो कहती हैं कि भले ही वो मेरे हड्डियों में, मेरी रगों में समाये हुए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि जो मेरे छत पर बैठी गौरैया है वो मेरे बारे में और हम दोनों उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानती है कि मेरे पति उनके साथ ज़्यादा समय बिताते थे। जटिल प्राणियों के, अब देखिए, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। यहाँ पे लिखा है जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या रहेंगे? पहेली बने रहेंगे। देखिए, जो जटिल प्राणी हैं, जैसे कि
जो अब आप जानते हैं इतनी सबकी बिजी लाइफ है कि कोई भी पक्षियों और प्रकृति के लिए कोई भी कुछ करना चाहता नहीं है, ठीक है। और जो बहुत जटिल प्राणी हैं उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, क्योंकि उनको ये सब बेकार ही बातें लगेंगी ना। उनको कोई मतलब नहीं होगा, उनको सिर्फ अपने से मतलब होगा कि बस वो सही रहे, बस उनकी और उनको कोई मतलब नहीं होगा। तो जो भी सालिम अली ने किया, जो भी सब किया, और वो सोचेंगे क्यों किया आखिर सालिम अली ने, उनको ज़रूरत ही क्या थी ये सब करने की, ठीक है। जो जटिल प्राणी होंगे वो सोचेंगे कि आखिर उनको ज़रूरत ही क्या थी ये सब करने की, अपना जीवन अच्छे से जीते, बेकार में उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में उन्हें अपना जीवन बर्बाद कर दिया प्रकृति और पक्षियों के लिए, है ना। वो कभी समझ नहीं सकते सालिम अली को, जो भी जटिल प्राणी होंगे कभी समझ ही नहीं सकते सालिम अली को वो, और ना ही उनके ख्यालों को समझ सकते हैं, ठीक है। ये कहते हैं राइटर हमसे बचपन के दिनों में उनकी, देखिए अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें हमको पता चलेगा कि वो सालिम अली हैं, कैसे उनके अंदर पक्षी प्रेम प्रकृति प्रेम जागा। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, ठीक है। तो फिर ये लिखा है ना कि बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। देखिए क्या हुआ था, आपको मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। देखिए सालिम अली के घर में जो उनके बड़े थे वो पक्षियों का शिकार करते थे, ठीक है। तो उनको देख के उनका भी मन होता था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो छोटे थे तो वो निशाना लगाते थे पर कभी उनका सही लगता नहीं था। एक बार उनकी एयर गन से एक पक्षी को लग गया, ठीक है। फिर उन्होंने अपने बड़ों से पूछा कि कौन सा पक्षी है ये, पर उनको नहीं पता था। तो फिर वो एक सेंटर गए, एक पक्षी का सेंटर था वहाँ पे, वहाँ लेके गए और उन्हें पूछा वहाँ पे। तो उन्हें कहा कि एक नीलकंठ गौरैया है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लकड़ी के ब्लॉक्स बने थे जहाँ पे मरे हुए पक्षियों की बॉडीज़ रखी थी, ठीक है। तो वहाँ उन्हें वो सब देखा और फिर उनको बहुत ही अंदर से दुख हुआ, ठीक है। जो उन्हें एयर गन से लगी थी वो मरी नहीं थी, गौरैया मरी नहीं थी नीलकंठ वाली, ठीक है। वो जिंदा थी पर उसे घायल हो गई थी, ठीक है। उनको बहुत दुख लगा कि पक्षियों के साथ कितना बुरा हो रहा है ना। तो अब पढ़ते हैं, चलिए। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। उनका जो उन्हें सबसे ठान लिया कि अब वो अपना पूरा जीवन प्रकृति और पक्षियों में मतलब पूरा जीवन अपना उन्होंने समर्पित कर दिया, है ना। पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, सिर्फ जो उनको, ठीक है। अब देखिए, और वो उसके बाद भी एक बार भी पीछे वो डिगे नहीं अपने कदम से, ठीक है। उन्हें ठान लिया, फिर वो करे, ये नहीं कि उनने फिर सोचा कि नहीं हमें ये नहीं करना है, छोटे की बात है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जो सालिम अली थे वो भी लॉरेंस की तरह क्या बन गए थे, नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, ओके। अब हम लोग आते हैं, चलिए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए वो एक टापू वो थे नहीं, ठीक है, एक अथाह सागर बन के वो उभरे थे। अब वो टापू क्यों नहीं थे, देखिए
एक टापू एक ही जगह पे सीमित रहता है, ठीक है, उसकी बहुत उसी जगह पे रहती है। पर वो एक था सागर थे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ पक्षियों के की ही सुरक्षा करूँगा, पक्षियों की ही खोज करूँगा, पक्षियों को ही लुप्त होने से बचाऊँगा। नहीं, उन्हें सिर्फ एक टापू बन के सिर्फ एक चीज़ के लिए उन्होंने नहीं करा, बल्कि उन्होंने प्रकृति के लिए भी किया, पेड़ पौधों के लिए भी किया, और पूरी प्रकृति के लिए उन्होंने किया, ठीक है। वो एक टापू बन के नहीं रहे, बल्कि एक सागर बन के उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो उनके बारे में जानते हैं, अच्छे से उनसे परिचित हैं, वो उनको महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूर में लटकाएं, अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या जब तक वो नहीं लौटते तब तक हम लोग मान लें कि वो जा चुके हैं? मेरी आँखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? राइटर की आँखें नम हैं, क्यों कहते हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना? क्योंकि राइटर को लगता है कि उनके ऐसा कोई भी अब होगा नहीं जो पक्षी और प्रकृति के लिए इतना समर्पित, अपनी पूरी ज़िंदगी कर देगा समर्पित, है ना। और ना ही वैसे प्रधानमंत्री होंगे चौधरी चरण जैसे, ठीक है। तो लेखक बहुत दुखी है कि ना ही सालिम अली रहे और ना ही प्रधानमंत्री रहे, ना ही चौधरी चरण प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो प्रकृति और पक्षियों को क्या होगा? तो लेखक ने वही कहा है कि क्या तुम लौटोगे नहीं? मेरी आँखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? वो चाहते हैं कि सालिम अली लौटे, कोई ऐसा वो चाहते हैं कि देखिए इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। लेखक हमें बताना चाहता है कि हमें भी, जो नई पीढ़ी है, उसे भी प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण में करना चाहिए, हम लोग को भी करना चाहिए। देखिए इस पाठ को लिखने का सिर्फ यही है कि जो नई पीढ़ी है वो भी प्रकृति के लिए, प्रकृति और पक्षियों को लुप्त होने से बचाए। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि आप अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो, पर आपको करना है, पर जीवन समर्पित नहीं करना है, पर आपको कुछ तो उनके लिए करना होगा ना, कुछ तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो इस पाठ से हमें ये सब पता चलता है, सालिम अली के बारे में पता चलता है, ठीक है, कैसे वो इंसान थे। और हमने भी देखा कि की जहाँ पे प्रकृति और पक्षियों का नाम आएगा, वहाँ पे सालिम अली का नाम आएगा ही आएगा। जैसे हमने देखा था कि वृंदावन में जैसे कृष्ण जी का नाम आता है, वैसे ही आता है, वैसे ही प्रकृति और जब भी पक्षियों का नाम आएगा तब सालिम अली का नाम आएगा ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।